हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक इमोशनल मूवी कदाई सी व्यवसायी लेकर आया हूँ, जिसका हिंदी में मतलब होता है आखिरी किसान। अब मूवी की बात करें तो ये 80 साल के एक बूढ़े किसान मायंडी की कहानी है, जो तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में रहता है। इस गांव में वो अकेला किसान है। गांव के लगभग लोगों ने या तो अपने खेत बेच दिए हैं या वो शहर में रहने चले गए हैं। मायंडी अकेले ही रहता है। गांव में ही उसकी बहन का परिवार भी रहता है। वो अपने सभी काम जैसे खाना बनाना, खेती करना अकेले ही करता है। एक दिन वो टमाटर की खेती के लिए बीज लेने बाजार जाता है। दुकानदार उसे हाइब्रिड टमाटर के बीज देकर कहता है कि इससे आपकी फसल बहुत अच्छी होगी और आप दोबारा मेरे पास इसे खरीदने आओगे। तब मायंडी कहता है कि मैं क्यों दोबारा इसे खरीदने आऊंगा, जो टमाटर उगेंगे उन्हीं के बीजों से फिर खेती करूंगा। तब दुकानदार उसे बताता है कि ये हाइब्रिड बीज है दादा, इनमें बीज नहीं होते। तब मायंडी कहता है कि किस घटिया इंसान ने इस बीज को बनाया है, जब उसका बेटा बाप बनने लायक नहीं होगा तब उसे पता चलेगा। ऐसा कह के मायंडी बिना बीज खरीदे वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन गाँव में बिजली गिरने से एक बहुत पुराना बड़ा सा पेड़ जल जाता है। तभी गाँव वाले इसे बहुत बड़ा अपशगुन मानने लगते हैं। गाँव में सभा बुलाई जाती है, जिसमें गाँव का मुखिया कहता है कि पुराने पेड़ पर बिजली गिरना बहुत बड़ा अपशगुन है, हमें गाँव के देवता की पूजा करनी होगी। लेकिन पूजा में देवता को भेंट स्वरूप अन्न का दान करना होगा, तभी पूजा संपन्न होगी। गांव में सिर्फ मायंडी ही खेती करता है। गांव के दो बूढ़े जाकर मायंडी को सारी बात कहते हैं और मायंडी को धान उगाने को कहते हैं। शुरू में मायंडी मना करता है, लेकिन फिर वो खेती के लिए मानकर अगले ही दिन से काम शुरू कर देता है। अगले सीन में रमैया नाम के आदमी को दिखाते हैं, जो इसी गाँव का है। वो गाँव की एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन उन दोनों की शादी नहीं हो पाई। वो लड़की जहर खा के मर गई। तब से रमैया थोड़ा पागल सा हो गया। वो हमेशा दो झोले लेकर एक मंदिर से दूसरे मंदिर घूमता रहता था। वो ये सोचता था कि वो लड़की जिसे वो पसंद करता था अब भी उसके साथ है। इसलिए रमैया जब भी कोई चीज खरीदता तो दो खरीदता था। मायंडी को छोड़कर सभी गांव वाले उसे पागल समझते थे। इसलिए रमैया जब भी गांव आता वो मायंडी के घर में ही रुकता और मायंडी भी हमेशा उससे अच्छा व्यवहार करता। रमैया मायंडी से खाने के लिए पूछता है। तब मायंडी रमैया को दो थालियों में खाना परोसता है, एक रमैया के लिए और एक रमैया जिसको प्यार करता था उसके लिए। खाना खाते हुए रमैया मायंडी को बहुत सारी बातें बताता है कि वो कहाँ कहाँ गया। खाना खाकर रमैया वहीं जमीन पर सो जाता है। सुबह होते ही रमैया अपने दोनों झोले लेकर दूसरे मंदिर जाने के लिए निकल जाता है। गांव वाले आने वाले कुछ दिनों में पूजा करवाने की सोच रहे हैं। पूजा के लिए घोड़े की मूर्ति व एक मटका बनवाने के लिए मायंडी का पोता कुरप्पन और उसका दोस्त सुरेश एक कुम्हार के पास जाते हैं। लेकिन वह कुम्हार उनसे कहता है कि अब उसने ये काम बंद कर दिया है और उसके लिए जो लोग काम करते थे वो भी ये काम छोड़कर चले गए हैं और मूर्ति बनाने के लिए कुम्हार के पास मिट्टी भी नहीं है। कुम्हार उनसे कहता है कि अगर तुम लोग मुझे मिट्टी लाकर दे दोगे तो मैं कैसे भी करके गाँव के लिए मूर्ति और मटका बना दूंगा। कुरप्पन और उसके दोस्त नदी किनारे मिट्टी लाने के लिए जाते हैं, पर वहाँ वो लोग पुलिस को बैठा देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं। वो लोग पुलिस वाले को जाकर सारी बात बताते हैं। तब पुलिस वाला उनसे कहता है कि अभी तो हम लोग यहाँ ड्यूटी में हैं, लेकिन अगले महीने 25 तारीख को हमारी चुनाव की ड्यूटी है, तो तुम लोग उस दिन आना और हमारी जानकारी के बिना मिट्टी ले जाना। दूसरी तरफ मायंडी अपने खेती के काम में लगा है। गांव में एक योजना के तहत महिलाओं को रोजगार दिया जाता है, लेकिन उस दिन कुछ काम न होने के कारण सभी औरतें खाली बैठी होती है। मायंडी और उसकी बहन उनसे खेती के काम में मदद मांगने आते हैं, तो उन औरतों की प्रमुख ये कहकर मदद के लिए मना कर देती है कि अगर ये औरतें यहाँ से कहीं चली गई तो सरकार मुझे मेरी नौकरी से निकाल देगी। ये सुन के मायंडी और उसकी बहन वहाँ से चले जाते हैं और दोनों मिलकर खेत में काम करने लगते हैं। थोड़ी देर काम करने के बाद मायंडी की बहन भी कमर में दर्द होने के कारण वहाँ से चली जाती है। उसके बाद बेचारे मायंडी को ही खेत का सारा काम करना पड़ता है। दूसरे दिन सुबह मायंडी के पास शहर से एक जमीन का लेन देन करने वाला आदमी आकर कहता है कि तुम अपनी जमीन मेरे पास बेच दो, इस जमीन के बदले में तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। इस पर मायंडी कहता है कि पैसों का मैं क्या करूंगा, एक वो जमीन ही तो है जिसमें खेती करके फसल देख के मेरा मन संतुष्ट होता है, और वैसे भी वो जमीन मेरे पुरखों की है, तो मैं उसे बेचने की सोच भी नहीं सकता। वो आदमी निराश होकर वहाँ से निकलते हुए सोचते रहता है कि कैसे उस जमीन को मायंडी से खरीदे। उस दिन मायंडी जब खेत पहुँचता है तो उसके खेत में 3 मोरनियां मरी हुई पड़ी होती है। वहाँ लोग मोरनियों को भगवान की तरह पूजते थे। उन मरी हुई मोरनियों को देखकर मायंडी बहुत दुखी हो जाता है। वो अपने खेत के पास ही खाली जमीन में उन मोरनियों को दफनाने के लिए गड्ढा खोदते रहता है। तभी वहाँ से गुजर रहा एक अनजान आदमी मायंडी को ऐसा करते देखकर कहता है कि इन मोरनियों को दफनाने से अच्छा मुझे दे दो। तो मायंडी कहता है इन मोरनियों का तुम क्या करोगे भाई, जाओ यहाँ से। ये सुन के वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उसी रात रमैया फिर मायंडी के घर आता है। मायंडी आज की पूरी घटना उसे बताता है। सब बातें सुनने के बाद रमैया उससे कहता है कि जो इस धरती में आया है उसे एक न एक दिन मरना है, तुम इस चीज के बारे में ज्यादा मत सोचो, भगवान सब देख रहे हैं। बेचारा मायंडी उस रात को दुखी होने के कारण खाना भी नहीं खाता है। अगली सुबह मायंडी खेत में बैठा होता है।
तभी वहाँ एक पुलिस कांस्टेबल आता है। वो पुलिस वाला उसी बड़े मशक्कत के साथ अपनी बात समझाता है कि कल जो उसने 3 मुर्नियों को दफनाया था उसी के कारण वो उससे पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाने आया है। स्टेशन पहुंचकर वो कांस्टेबल ऑफिसर के पास पूरी बात बताता है। तब थोड़ा सोच के वो ऑफिसर उससे पूछता है कि क्या ये वही गाँव है जहाँ पिछले साल भी मुर्नियों को मारने की घटना हुई थी और तब वहाँ के लोगों ने जांच के लिए हमें गांव में घुसने भी नहीं दिया था। अच्छा बताओ, क्या इस घटना को कोई चश्मदीद गवाह है जिसने मायंडी को उन मुर्नियों को मारते देखा हो? तब कांस्टेबल उसी आदमी को दिखाता है जिसने मायंडी को उन मुर्नियों को दफनाते हुए देखा था। इधर गाँव में मायंडी की बहन सोचती है कि शाम हो गई फिर भी मायंडी खेत से आया नहीं। वो कुरप्पन और सुरेश को मायंडी के बारे में पता करने भेजती है। तब उन सबको पता चलता है कि मायंडी को पुलिस पकड़ कर ले गई है। कुरप्पन गांव के कुछ लोगों को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है। तब वहां वो पुलिस ऑफिसर उन्हें पूरी बात बताता है और कहता है इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है, अब कोर्ट में इनका केस चलेगा। अगले दिन वो मायंडी को कोर्ट में पेश करते हैं। मायंडी बार बार उस कांस्टेबल से पूछता है कि क्या मैं अब घर जा सकता हूँ, मुझे यहाँ क्यों रोक कर रखा गया है, उधर मेरे खेतों को कौन देखेगा। मायंडी अब तक नहीं समझ पाया होता है कि उसे क्यों कोर्ट में लाया गया है। थोड़ी देर में वहाँ जज आती है और मायंडी से सवाल करती है कि इन मुर्नियों को आपने क्यों मारा। मायंडी कम सुनने के कारण कुछ समझ नहीं पाता। तब कुरप्पन आकर उसे जज का सवाल समझाता है। सवाल सुनने के बाद मायंडी कहता है कि मैं मुर्नियों को क्यों मारूंगा, वो तो भगवान कार्तिकेय की सवारी है। वो तीनों मुर्नियां मेरे खेत में मरी मिली तो मैंने बस उन्हें दफनाया, मारा नहीं। जज अपने अनुभव से समझ जाती है कि मायंडी सच कह रहा है। वो पुलिस ऑफिसर से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जिसने मायंडी को इन मुर्नियों को मारते देखा हो। तब पुलिस उस आदमी को वहाँ लाता है। जज उससे साफ सवाल पूछती है कि क्या तुमने मायंडी को मुर्नियों को मारते देखा था या दफनाते। तब वो आदमी बताता है कि जब वो रास्ते से गुजर रहा था तो उसने मायंडी को उन मुर्नियों को दफनाते देखा था। ये सुन के जज उस पुलिस ऑफिसर से कहती है कि बिना पूरी जानकारी के तुमने इस भले आदमी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। मायंडी बीच में ही जज से पूछ लेता है कि क्या अब मैं घर जा सकता हूँ, वहाँ मेरे खेतों में पानी देने वाला कोई नहीं है, पानी के बिना मेरी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। ये सुन के जज उस पुलिस वाले को डांटती है कि ऐसे भले आदमी को तुमने बेमतलब ही इस केस में फंसा दिया। खैर अब जो भी बात है, जल्द से जल्द इनके खिलाफ दर्ज FIR को खारिज करने की रिपोर्ट बनवाइए और इनकी रिहाई होने तक इनके खेत को संभालने की जिम्मेदारी उस कांस्टेबल को दी जाती है कि तुम्हें हर रोज इनके खेत जाकर उसकी देखभाल करनी होगी। जज मायंडी से कहती है कि जब तक आपके खिलाफ दर्ज केस के खारिज होने की रिपोर्ट नहीं बनती आपको जेल में रहना पड़ेगा और तब तक ये कांस्टेबल आपके खेत की देखभाल करेगा। बेचारे मायंडी को वहाँ क्या हो रहा है कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। मायंडी को बिना किसी गुनाह के जेल में रहना पड़ता है। दूसरी तरफ कांस्टेबल रोज मायंडी के खेत में आकर वहाँ पानी देता है और खेत की देखरेख करने लगता है। शुरू के कुछ दिन तो उसे ये काम बहुत कठिन और उलझनों से भरा लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे ये काम पसंद आने लगा। ना कोई काम का टेंशन, ना किसी ऑफिसर का डर। इधर जेल में मायंडी को एक आदमी से दोस्ती हो जाती है। वो मायंडी से खेती के बारे में जानकारी लेता है कि कौन सी फसल कब होगी, उसे कब खाद देना है, पानी डालना है। वो कहता है कि उसके पास 5 एकड़ जमीन है और जेल से निकलकर वो वहीं खेती करेगा। 15 दिनों के बाद मायंडी के केस की सुनवाई होती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर इस समय भी केस की कोई रिपोर्ट नहीं सौंप पाता, इसलिए जज मजबूरन फिर से मायंडी को जेल भेज देती है। वो पुलिस ऑफिसर को जल्द से जल्द रिपोर्ट बनाने को कहती है। मायंडी को अपने खेत की बहुत चिंता होने लगती है। इधर गाँव में त्योहार मनाने की तैयारी चल रही है। उसी के लिए बैंड वालों के पास न्योता लेकर मायंडी के गाँव वाले दूसरे गाँव जाते हैं। तब बैंड वाले उनसे कहते हैं अगर पिछली बार की तरह ही आपके गांव में हंगामा होगा तो हम वहां नहीं आएंगे। ये सुन के गांव वाले उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि इस बार सब ठीक होगा। दरअसल मायंडी के गांव में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, सबके अलग अलग देवी देवता, इसलिए वहां त्योहारों में शराब पीकर लोग हंगामा करते हैं। 2 दिन बाद मायंडी को फिर कोर्ट लाया जाता है, लेकिन इस बार भी वो ऑफिसर कुछ बहाना बनाकर रिपोर्ट पेश नहीं करता, जिससे जज को मायंडी को फिर से जेल भेजने का ऑर्डर देना पड़ता है। ये सुन के मायंडी कहता है कि बेटा, मैंने मरी हुई मुर्नियों को दफनाकर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जो मुझे जेल में रखा गया है। कुछ दिनों बाद मेरे गांव में त्योहार है और वहां मेरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मायंडी की बात सुनकर जज कुछ नहीं बोल पाती। इधर वो कुम्हार त्योहार के लिए मूर्तियां बनाकर लगभग तैयार कर चुका है। कुरप्पन मायंडी के पास फसल का नमूना दिखाने के लिए लाता है। तब मायंडी कहता है कि फसल में कीड़े लग रहे हैं। वो कुरप्पन को कुछ पत्तियों गोमूत्र को मिलाकर दवाई बनाकर खेत में छिड़कने को कहता है। घर आकर कुरप्पन सुरेश और गाँव के दूसरे लोगों के साथ दवाई बनाने के लिए पत्तियां तोड़ता है। शाम को सुरेश और कुरप्पन की बातों से हमें पता चलता है कि पिछली बार गांव में जो 2 मुर्नियां मरी थी वो इन्हीं लोगों ने मारी थी, लेकिन अब उन्हें इस बात सुबह वो जज से मिलकर सारी बात कहते हैं और बोलते हैं कि आप दादाजी की जगह हमें जेल में डाल दीजिए। पर जज साहिबा कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, रिपोर्ट जल्दी ही आ जाएगी और हाँ, आज के बाद कभी
किसी पक्षी या जंतु को नुकसान मत पहुंचाना। इतना कहकर वो चली जाती है। उनके जाने के बाद कुरप्पन सुरेश को दवाई बनाने के लिए वो जंगली पत्ते इकट्ठा करने को कहता है। बहुत ढूंढने के बाद भी सुरेश को वो पत्तियां नहीं मिलती। तब तंग आकर वो कुरप्पन को बिना बताए ही एक दुकान से कीड़े मारने की दवा लेकर उसे पत्तों गोमूत्र से बनी दवाई के साथ मिलाकर पूरे खेत में छिड़क देता है। अब रमैया को दिखाते हैं। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने झोले से खाने के 2 पैकेट निकालता है, एक अपने लिए और एक उस लड़की के लिए जिससे वो प्यार करता था। उसे ये लगता था कि वो हमेशा हर जगह उसके साथ है। वो खाना शुरू करने वाला होता है कि उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है जो कचरे में से जूठा खाना निकाल कर खाते रहता है। रमैया जाकर अपने खाने का एक पैकेट उस बूढ़े को देता है। तब वो बूढ़ा कचरे की तरफ इशारा करता है। रमैया पहले उसकी बात समझ नहीं पाता। थोड़ा सोचने पर वो समझ जाता है कि बूढ़ा खाने के पैकेट को उस कचरे में रखने को कह रहा था। पैकेट को वहाँ रखते ही वो बूढ़ा उसे उठाकर खाना शुरू करता है। रमैया वहाँ से जाने लगता है। तब वो बूढ़ा उसे रोककर उसके माथे में भभूत जैसी कोई सफेद चीज लगाता है और थोड़ा सा भभूत उसके हाथ में देता है। तब रमैया कहता है कि मेरे माथे पर तो आपने ये लगा दिया है, तो ये और किस लिए है? तब वो बूढ़ा कहता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, उस पेड़ के नीचे जो लड़की तुम्हारे साथ बैठी है ना, ये उसके लिए है। ये सुन के रमैया अवाक रह जाता है कि इन बूढ़े को उसकी प्रेमिका नजर आ रही है। वो हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो जाता है। उसके बाद एक दिन कुरप्पन मायंडी से मिलने आता है। वो एक भभूत से भरी पोटली उसको देकर कहता है कि ये रमैया ने आपको देने के लिए कहा। एक दिन रमैया मुझे मिला, हम एक पहाड़ी पर गए। उसकी चोटी पर पहुंचकर वो आसमान की तरफ देखने लगा, फिर आकर मुझे पोटली दी और कहा कि आपको दूं। उसके बाद वो फिर आसमान की तरफ देखने लगा और तभी आसपास के मोरों की भी आवाज आने लगी। मैं मोरों की आवाज सुन के इधर उधर देखने लगा और फिर जब मैंने रमैया की तरफ नजर घुमाई तो वो वहाँ नहीं था, अचानक से गायब हो गया था। ये सुन के मायंडी कहता है कि वो गायब नहीं हुआ, वो उड़कर कहीं चला गया। ऐसा कहते हुए मायंडी भी उस भभूत को माथे पर लगाता है। दूसरे दिन मायंडी को फिर कोर्ट लाते हैं, लेकिन वहाँ पता चलता है कि जज को आने में थोड़ी देर है। मायंडी के परिवार वाले उसे मिलने आए होते हैं। उन्हीं में से एक के साथ मायंडी अपने खेत की तरफ निकल पड़ता है। खेत पहुंचकर वो देखता है कि उसकी सारी फसल उस दवाई के छिड़काव के कारण नष्ट होने को है। दूसरी तरफ जज कोर्ट में पहुंच जाती है। मायंडी को वहां ना पाकर वो पुलिस वालों को डांटती है कि आप लोगों से एक बूढ़ा आदमी भी नहीं संभाला जाता है। उसके बाद वो कांस्टेबल जिसको खेत संभालने की जिम्मेदारी मिली थी, वो एक दूसरे पुलिस वाले के साथ मायंडी के खेत में उसे वापस लाने जाते हैं और वहाँ फसल की हालत देखकर वो भी बहुत दुखी हो जाता है। वापस कोर्ट आने पर जज मायंडी से पूछती है कि दादा आप कहाँ चले गए थे? तब वो कांस्टेबल पूरी बात बताता है। उसकी बात सुनने के बाद जज सभी पुलिस वालों को डांटते हुए कहती है कि ये सब आप लोगों की गलती है, जिसके कारण इस भले मानस को इतना दुख झेलना पड़ रहा है। अब जज मायंडी को कुछ कागजी कार्रवाई करने के बाद घर जाने को कहती है, लेकिन कोर्ट से निकलते ही सभी पुलिस वाले एक दूसरे से बात करने में लग जाते हैं। बेचारा मायंडी बाहर बैठकर इंतजार करते हुए अपने खेत के बारे में सोचने लगता है। शाम हो जाती है। तब जज पुलिस स्टेशन में आती है। वहाँ उन्हें पता चलता है कि मायंडी अभी तक वहीं है। ये जानने के बाद वो पुलिस वालों को बहुत ज्यादा डांटती है। फिर बाहर देखती है तो मायंडी टेबल पर इंतजार करते हुए सो गया होता है। मायंडी के पास आकर पुलिस वाले, जज और सभी लोग उसे जगाने की कोशिश करते हैं, पर वो जागता ही नहीं है। उसके बाद जेल में जो एक कैदी मायंडी का दोस्त था, वो भी उसे जगाने की कोशिश करता है और कहता है कि दादा उठो ना, मुझे खेती के बारे में तुमसे और बहुत कुछ जानना है। पर मायंडी के शरीर में कोई हरकत ही नहीं होती। ये देख के मायंडी का दोस्त, जज और सभी लोग घबराने लगते हैं। तभी अचानक एक मोर की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज सुनते ही मायंडी हड़बड़ाकर उठते ही सामने जज को खड़ा देख कहता है कि बेटा क्या मैं घर जा सकता हूँ? तब जज कहती है, हाँ दादा जरूर जा सकते हैं, मैं खुद अपनी गाड़ी में आपको आपके खेत तक छोड़ाऊंगी। खेत में पहुंचकर सब देखते हैं कि मायंडी के खेत में फसल को बचाने के लिए गांव के बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। पुलिस के लोग भी मदद करने लगते हैं। कुछ दिन बाद गांव में त्योहार शुरू हो जाता है। त्योहार शुरू होते ही गांव के सभी जाति के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और अपने इष्ट देवता को भोग के रूप में उसे जो भी बन पड़े वो चढ़ाते हैं। अंतिम में मायंडी धान से भरी एक टोकरी लाकर देवता को समर्पित करता है और फिर गांव के सभी लोग खुशी से झूमने लगते हैं। वो कांस्टेबल भी गांव के त्योहार में शामिल होने के लिए वहां आया होता है। इस तरह नाचते गाते त्योहार का दिन निकल जाता है। दूसरे दिन सुबह मायंडी रोज की तरह अपने बैलों को लेकर खेत की तरफ निकल पड़ता है। वो खेत में पहुंचकर सुकून से बैठा होता है। तभी उसे एक मोरनी बेहद खूबसूरत नाच करते हुए दिख जाती है और इस सीन के साथ इस खूबसूरत मूवी का एंड होता है। ये मूवी हमें सिखाती है कि हमें अपने खेत खलिहानों, पशुओं व गाँव के सामान्य लोगों की इज्जत करनी चाहिए और कहते भी हैं कि असली भारत देश के गाँवों में बसता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।